हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कटरा के बारे में। तो अगर आप लोग भी जम्मू जाना चाहते हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। जम्मू कटरा से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आप लोगों को बता दें कि माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए हम लोग दिल्ली से जा रहे हैं और बाय ट्रेन जा रहे हैं। वैसे तो दिल्ली से बस की भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन हम लोग बाय ट्रेन जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बेबीज जा रही हैं और हमारे साथ कुछ और भी फैमिलीज जा रही हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेन सूटेबल रहेगा क्योंकि बच्चे काफ़ी परेशान करते हैं और स्पेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बाय ट्रेन सबसे बेस्ट है, इसलिए हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। ट्रेन की बात करें तो उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मिल जाती है जो कि नई दिल्ली से कटरा तक जाती है। हम लोग अपने टाइम से निकल चुके हैं और रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। हम लोग अपने टाइम से स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन भी आ गई है। आज का सफ़र डीबू के लिए काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि डीबू कभी इतने लंबे सफ़र पे नहीं गई है और ना ही कभी ट्रेन में बैठी है। तो आज थोड़ी हैरान है डीबू कि इतने भीड़ भाड़ कहाँ से आ गया और कहाँ जा रहे हैं हम, इसलिए थोड़ा डीबू अभी शांत है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि हमारी ट्रेन की टाइमिंग रात्रि के 8:45 की थी, इसलिए हम ट्रेन में बैठने के बाद रात्रि का खाना पीना करते हैं और खाने के बाद सो जाते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम रात को कुछ ज़्यादा खास वीडियो शूट नहीं करते हैं, इसलिए खाने पीने के बाद चुपचाप सो जाते हैं। अब हमारी सुबह हो चुकी है और हमारा नाश्ता पानी हो गया है और लगभग हमारा आधा से ज़्यादा सफ़र भी पूरा हो गया है और हम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, इसलिए हम लोग तैयार होकर के बैठे हुए हैं अपने अपने तैयारी में। अभी हमारी डीबू मस्त मौला होकर के नानी के साथ बैठी हुई है। रात में तो कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को परेशान की। ऐसा लगता है कि आगे का सफ़र बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि हमारी डीबू जहाँ रहती है वहाँ थोड़ी बहुत मुश्किलें हो ही जाती हैं। अब हम लगभग जम्मू पहुँच चुके हैं और ट्रेन से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था जिसे देख करके आप लोग जम्मू की खूबसूरती का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा था। अब हमारी पैकिंग पूरी हो चुकी है और ट्रेन भी रुकने वाली है। अगला स्टेशन हमारा कटरा ही है और हम लोग भी पूरी तरह से उतरने के लिए तैयार हैं। अब फाइनली हम लोग कटरा पहुंच चुके हैं। रेलवे स्टेशन कटरा पे हम लोग खड़े हैं।
अब हम लोग स्टेशन से निकल रहे हैं और स्टेशन से निकलने के बाद हम लोगों को यात्रा पर्ची लेनी पड़ती है, जो कि कटरा में यात्रा करने के लिए सभी लोगों को लेना ज़रूरी होता है। बिना यात्रा पर्ची के आप लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग यात्रा पर्ची की लाइन में लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मिलती है यात्रा पर्ची सभी लोगों को। ये यात्रा पर्ची सभी लोगों को लेनी पड़ती है, 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी लेना पड़ता है। और यात्रा पर्ची लेने के लिए आपको ओरिजिनल आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग याद रखिए कि जब भी आप जम्मू जाने की सोचेंगे कटरा घूमने के लिए, तो आप लोग ओरिजिनल आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाएं। अब हम लोग यात्रा पर्ची ले चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं जो डीबू ने पहन रखा है गले में, इसी टाइप का यात्रा पर्ची मिलता है, एक आई कार्ड की तरह होता है और सभी लोगों को गले में ऐसे लटकाना पड़ता है। यात्रा पर्ची लेने के बाद हम लोग रूम बुक करते हैं, जिसमें नहाना धोना खाना पीना करने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की सफ़र करते हैं। हम लोग रेडी हो चुके हैं, सभी लोग रेडी हो गए हैं। तो अपने अपने ज़रूरत की सामान जो भी होता है वो हम अपना पैक करते हैं एक बैग में, और पैक करने के बाद जो एक्स्ट्रा सामान होता है हम लोग लॉकर में जमा करवा देते हैं। और लॉकर का कोई चार्ज नहीं होता। जिस होटल में आप रुकते हैं ठहरते हैं उस होटल में आप लोगों को लॉकर मिल जाएगा, जिसका कोई चार्ज नहीं होता। आप जब तक चाहें अपना सामान वहाँ रख सकते हैं और उसके बाद आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपनी यात्रा के लिए निकल चुके हैं। अब आप लोग देख सकते हैं माता वैष्णो देवी का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से आप लोगों की एंट्री होगी और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे लाइनें लगी हुई है। यहीं से हम लोगों की एंट्री होती है और एंट्री करने के बाद हम लोग अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। जब आप चढ़ाई की शुरुआत करेंगे तो आप लोगों को चढ़ाई के लिए काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि खच्चर, बोकर, ट्रॉली, जो भी सुविधा आप चाहते हैं। बच्चों के लिए ट्रॉली बुक करना चाहते हैं या अपने लिए या बड़े बुजुर्ग के लिए पालकी या खच्चर बुक करना चाहते हैं, आप लोगों को यहीं से मिल जाएगा। काफ़ी लोग खड़े होते हैं जो कि बुलाते रहते हैं खच्चर बुक करना है या ट्रॉली बुक करना है, हर एक को बोलते रहते हैं। तो आप लोगों को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग चढ़ाई करने में समर्थ हैं तो आप लोग अपने आप से ही चढ़ाई करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि खच्चर बुक करके आप किसी जीव जंतु को तकलीफ़ दें तो उसमें आपका कोई पुण्य नहीं है। आप लोग असल में पुण्य कमाना चाहते हैं तो आप लोग अपने बल पे ही चढ़ाई करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है और हमारे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो कि जिसे गोद में लेकर चलना चढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला था। इसलिए हम लोग बच्चों के लिए ट्रॉली बुक करते हैं और अपना अपना सामान ले करके हम खुद चढ़ाई करते हैं और बच्चों के लिए ट्रॉली बुक कर देते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। कुछ टाइम चढ़ाई करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं प्रथम दर्शन मंदिर, जिसे चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यही है चरण पादुका मंदिर। यहाँ अंदर से वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को बाहर से ही दिखा रहे हैं। ज़्यादातर कटरा में आप लोगों को यही मिलेगा कि मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं है। तो आप लोग जो भी वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह शूट करना चाहते हैं वो लोग बाहर से ही कर सकते हैं। किसी भी मंदिर में अंदर से अलाउ नहीं है वीडियो या फ़ोटो शूट करना। चरण पादुका के दर्शन के बाद अब हम लोग आगे की चढ़ाई फिर से शुरू करते हैं।
चढ़ाई के दौरान आप लोगों को काफ़ी दुकानें देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएगी, जैसे खाना पीना, चाय, कॉफ़ी, जो भी लेना चाहते हैं। चढ़ाई में पूरे रास्ते आप लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिलती रहेगी, बस पैसा आपका होना चाहिए, बाकी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप लोगों को थकान हो तो पैरों में दर्द हो, उसके लिए भी आप लोगों को सुविधा मिलती है, जिसमें कि मसाज होता है। 15 मिनट के मसाज के लिए आपको 30 रुपये लगेंगे। वो हमने भी करवाया था मसाज पैरों की, बॉडी की। तो एक मशीन के थ्रू होता है, कोई इंसान नहीं करता, एक मशीन होता है जो कि मसाज देता है। तो आप लोग भी अगर थक जाते हैं, पैरों में तकलीफ़ होती है, तो आप मसाज ले करके आगे की चढ़ाई कर सकते हैं। अब हमारे चढ़ाई आधा से ज़्यादा हो चुका है और हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। अर्धकुंवारी जहां आपको गर्भ गुफा के दर्शन करने को मिलते हैं। तो फ़िलहाल तुरंत तो आपको दर्शन करने को नहीं मिलेगा। इसके लिए अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद सबसे पहले आप लोगों को टोकन लेना पड़ता है और टोकन में आप लोगों को नंबर मिलता है और नंबर भी काफ़ी टाइम बाद आता है। तो इसलिए हम अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद अपना अपना टोकन लेते हैं और टोकन लेने के बाद हम आगे का फिर से सफ़र शुरू करते हैं, चढ़ाई शुरू करते हैं। आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग भी चढ़ाई करते हैं और अर्धकुंवारी पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद आप लोगों को टोकन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टोकन लेने के बाद 10-12 घंटे 24 घंटे ऐसे हो जाता है, फिर भी नंबर नहीं आता है गुफा के, गर्भ गुफा के दर्शन करने के लिए। तो आप लोगों याद रखें कि सबसे पहले आप लोग टोकन लें और टोकन लेने के बाद आप भवन के लिए चढ़ाई कर सकते हैं। भवन से दर्शन करने के बाद जब आप वापसी आएंगे ना, वापसी में आप गर्भ गुफा के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि टोकन में बहुत टाइम लगता है, नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। हम लोगों ने टोकन लिया था, हमारा नंबर 601 था और फिर भी हम लोगों का जब हम रिटर्न आए थे तो हमारा 585 नंबर चल रहा था और लगभग 15-16 लोग ही थे हम, जो कि लोग क्या कहें, ग्रुप होता है एक, कि 15-16 ग्रुप था जो कि हमारे आगे था। लेकिन इसमें भी जब हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि आप लोगों को 5-6 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, वेट करना पड़ेगा, अभी आपका नंबर नहीं आएगा। 5-6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लग ही जाएगा। इस चक्कर में हम लोगों ने गर्भ गुफा के दर्शन नहीं किए, क्योंकि हमारे ट्रेन का टाइमिंग था और हमें वापस भी आना था और भी कई जगह घूमने जाना था। इसलिए हम गर्भ गुफा के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा नंबर आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, इसलिए। एक बात और बताती हूँ कि अगर आप लोग अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं और पहुँचने के बाद आप लोगों को ज़्यादा ही थकान हो रहा है, आप लोग आगे चलने में असमर्थ हैं, तो वहाँ से आप लोगों को एक गाड़ी भी मिलती है, गाड़ी की भी सुविधा है। अगर आप गाड़ी बुक करते हैं तो अर्धकुंवारी से भवन तक आप लोगों को 300-350 रुपये में पहुँचाएगी। आप लोग देख सकते हैं ये जो गाड़ी जा रही है ये भवन तक जाती है और 300-350 रुपये फेयर आता है इसका। वैसे मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप लोग अर्धकुंवारी तक का सफ़र पूरा कर लेते हैं तो अर्धकुंवारी से भवन तक का सफ़र कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जो मेन चढ़ाई होती है अर्धकुंवारी तक की होती है। अर्धकुंवारी से आगे का सफ़र कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, क्योंकि वो चढ़ाई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो आपकी इच्छा है, अगर आप लोग गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे स्टार्टिंग से भवन तक का चढ़ाई का देखा जाए तो 11-11.5 किलोमीटर पड़ता है और आप लोग अच्छे से चल लेते हैं, सही चल लेते हैं तो आप लोग स्टार्टिंग से भवन तक का सफ़र 8 से 9 घंटे में पूरा कर लेंगे। हम लोगों का भवन तक का सफ़र पूरा हो चुका है, हम लोग भवन पहुंच गए हैं और भवन पहुंचने के बाद हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला में। आज धर्मशाला में रुकेंगे और रुकने के बाद कल सुबह नहा धो करके फ्रेश हो करके हम भवन जाएंगे दर्शन करने के लिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए।
एक बात और बता दूं कि भवन में रुकने के लिए आप लोगों को कंबल गद्दे सब कुछ मिलते हैं। कंबल के लिए आप लोगों को 100 रुपये देने पड़ते हैं और जब आप सुबह में कंबल रिटर्न करने जाएंगे तो वो 100 रुपये आप लोगों को वापस मिल जाएगा। और ठंड में अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जितना हो सके ज़्यादा कंबल ले, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है। तो आप कंबल एक्स्ट्रा ले करके चलें ताकि आप लोगों को रात में दिक्कत ना हो। और सुबह में स्नान करने के लिए आप लोगों को गर्म पानी वगैरह सब कुछ मिलेगा वहाँ। सुबह में भवन का नज़ारा कुछ इस तरीके का होता है, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग नहा धो करके रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के। और दर्शन से पहले आप लोगों को मोबाइल, जूते, बैग, पर्स जो भी होता है आप लोगों को लॉकर में जमा करवाना पड़ता है, क्योंकि भवन में आप लोगों को चमड़े की चीज़ें कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं होता, सेलफोन वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो इसलिए हम लोग भवन में अंदर का कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए। हम आप लोगों को सुबह ही का वीडियो बाहर का दिखा रहे हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलते हैं भैरव मंदिर की तरफ। और भैरव मंदिर की चढ़ाई ना करना पड़े इसलिए हम लोग उड़न खटोला बुक करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के अंदर कैपेसिटी है, आगे की चढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप लोग भैरव मंदिर जाने के लिए भी चढ़ाई कर सकते हैं। और आप लोगों की इच्छा है, अगर आप उड़न खटोला बुक करना चाहते हैं तो उड़न खटोला भी बुक कर सकते हैं। हम लोगों ने उड़न खटोला ऑनलाइन बुक किया था जिसका चार्ज 100 रुपये था। 100 रुपये आने जाने दोनों का चार्ज था, एक तरफ का 50 रुपये एक बंदे का। तो एक बंदे का टिकट बुक करते हैं, उड़न खटोला बुक करते हैं तो आप लोगों को 100 रुपये चार्ज पड़ेगा आने जाने का, जो कि 5 से 7 मिनट में आप लोगों को भैरव मंदिर पहुंचा देती है। उड़न खटोला से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का था, जो कि देखने में काफ़ी मनमोहक था। आप लोग देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं भैरव मंदिर की तरफ उड़न खटोला के थ्रू। अब हम लोग पहुंच गए हैं भैरव मंदिर। भैरव मंदिर में भी मोबाइल, सेलफोन अलाउ नहीं था। हम लोग लाइन में लगे हुए हैं तो इसलिए हम लोगों ने बाहर से ही वीडियो थोड़ा सा शूट कर लिया। अंदर अलाउ नहीं था मोबाइल ले जाना। भैरव मंदिर घूमने के बाद आप लोगों को बाहर से कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी मनमोहक है और आप लोग यहाँ कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करेंगे। यहाँ एक बात और है कि अगर आप लोग भैरव मंदिर प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं तो आप लोग प्रसाद जो भी परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, तो उस प्रसाद को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हनुमान जी लंगूर काफ़ी घूमते हैं, जो कि आप लोगों के पास प्रसाद के थैला देखते हैं छीन लेते हैं। तो आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि आप लोग अपना अपना प्रसाद छुपा करके रखें। प्रसाद चढ़ाने के बाद आप अपना प्रसाद लंगूर को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चढ़ाने से पहले आप लोगों को काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी लंगूर घूमते रहते हैं और खाना पीने का जो भी सामान होता है वो तुरंत झपट लेते हैं, छीन लेते हैं। तो आप लोग यहाँ अपना थोड़ा ध्यान रखिए। एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग जब यहाँ रुकते हैं और यहाँ फ़ोटो शूट, वीडियो वगैरह जो भी बनाते हैं, इस चक्कर में आप लोग ये मत भूलिए कि आप लोगों के पास कितना टाइम है। क्योंकि अगर आप उड़न खटोला से आ रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ 2 घंटे का टाइम होता है। उड़न खटोला की एंट्री करने के बाद सिर्फ 2 घंटे का टाइम होता है, जिसमें कि 2 घंटे से पहले आप लोगों को वापस रिटर्न करना पड़ता है। जब आप रिटर्न चले जाएंगे 2 घंटे के
अंदर अंदर, तब आप लोगों को उड़न खटोला में एंट्री हो जाएगी। अगर 2 घंटे से ज़्यादा समय आप लोगों ने यहाँ लगा दिया तो उसके बाद आपको उड़न खटोला की जो भी टिकट होगा वो रद्द हो जाएगा, फिर से आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा हो चुका था। हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो इस चक्कर में हम लोग भूल ही गए कि हमारे पास कितना टाइम है, और सही कहूँ तो हमें पता ही नहीं था इस बारे में कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का समय है। इस चक्कर में हम लोग काफ़ी एंजॉय किए और समय भूल ही गए कि ऐसा भी कुछ होगा। लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग वापस उड़न खटोला से आते हैं आगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसी गलती कभी ना हो, आप लोग अपना समय बचा करके चलें। भैरव मंदिर के दर्शन के बाद अब हम लोग वापस चलते हैं उड़न खटोला से। उड़न खटोला से हम वापस जाएंगे अर्धकुंवारी की तरफ। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चढ़ाई पूरी कर लिए हैं और भवन के और भैरव मंदिर के दर्शन कर लिए हैं तो अब बारी है आप लोगों को वापस जाने की। और वापस क्या कहें, पहले तो आप लोगों को अर्धकुंवारी जाना पड़ेगा। अर्धकुंवारी से आपको गर्भ गुफा के दर्शन हो पाएंगे। अगर आप लोगों का नंबर आ जाता है तो आप लोग अर्धकुंवारी के दर्शन करें। अपने समय अनुसार अपना वेट कर सकते हैं वहाँ, अगर आप लोगों के पास टाइम है और टोकन में टाइम है आपका तो आप लोग वेट करके गर्भ गुफा के दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद आप वापस अपना रिटर्न हो सकते हैं वहाँ से, क्योंकि जैसे आप लोग चढ़ाई 8-9 घंटे में पूरी कर लिए हैं तो रिटर्न जाने में आपको कोई टेंशन नहीं होगी। रिटर्न आपको आधे समय में ही वापस हो जाएगा, क्योंकि जो भी दिक्कत आती है ना चढ़ाई में ही आती है। उतरने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उतरते टाइम आप लोग आधे समय में ही अपना सफ़र पूरा कर लेंगे। My tears like rain run down the window. I repeat your name. एक बात और बताना चाहूँगी कि आप जहाँ भी जाते हैं, अर्धकुंवारी हो, भवन हो या भैरव मंदिर हो, आप लोगों को वहाँ खाना पीना, नाश्ता पानी, लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ मिल जाएगा। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी आप जाते हैं, आप लोगों को पहले भी बता दी हूँ कि खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। रास्ते में भी आपको कुरकुरे, चिप्स या स्नैक्स वगैरह, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ मिल जाता है। और भवन में खाना पीना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ वहाँ मिल जाता है। बस पैसे देने पड़ते हैं, और पैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है भवन में, तो आपको कम पैसों में अच्छा खाने को मिल जाता है। हम लोगों ने जब भवन में खाया था, कढ़ी चावल लिया था, 55 रुपये का प्लेट मिला था कढ़ी चावल, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट था। और एक ख़ास बात और है कि कटरा में आपको विदाउट लहसुन प्याज अच्छा खाना मिल जाता है। वहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। भवन और भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग रिटर्न चलते हैं। और रिटर्न में आप लोगों को दिखा दें, लंगूर का झुंड है जो आपस में काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को चढ़ाई के दौरान ये आप लोगों को ऐसे लंगूर काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि आप लोग जो भी खाने पीने का सामान लेकर चलते हैं साथ में तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि लंगूर आप लोगों पे हमला कर सकता है। वैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस वही है खाने पीने की चीज़ों के लिए थोड़ा हमला कर देते हैं। अब हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं, और जब हम अर्धकुंवारी पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि अभी हमारा नंबर आने में काफ़ी टाइम है। लगभग 8-10 घंटे से ज़्यादा हो गए थे,
फिर भी हमारा नंबर अभी तक नहीं आया है और ना ही अभी 8-10 घंटे से पहले आने की उम्मीद है। इसलिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और हमें बिना दर्शन किए वापस जाना पड़ता है, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ मैं। तो आप लोग याद रखिए कि आप जब भी चढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले अर्धकुंवारी पहुँचते ही आप लोगों को टिकट लेना है। टिकट लेने के बाद ही आप लोगों को आगे का सफ़र पूरा करना है। टिकट जब आप ले लेते हैं तो उसके बाद आप भवन की तरफ चढ़ाई कर सकते हैं और जब भवन के दर्शन करने के बाद आप रिटर्न आएंगे तो वापस आप लोग अर्धकुंवारी आते हैं तो आप लोगों को गर्भ गुफा के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ से होती है गर्भ गुफा के दर्शन और ये है अर्धकुंवारी का नज़ारा, आप लोग देख सकते हैं। अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद हम लोग खाना पीना खाते हैं। खाना पीना करने के बाद हम लोग रिटर्न होते हैं। एक चीज़ और मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को कि अगर आप लोग चढ़ाई शुरू करते हैं तो चढ़ाई के दौरान आप लोगों के पास 2 ऑप्शन होती है। एक ऑप्शन ये है कि आप लोग सीढ़ियों के द्वारा चढ़ाई कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप लोग बाय रोड मतलब ढलान के थ्रू आप लोग अपना चढ़ाई पूरा कर सकते हैं। ढलान एक रोड की तरह होता है जो कि थोड़ा ढलान होता है और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सीढ़ियों से कर सकते हैं। लेकिन सीढ़ियों से चढ़ाई करने का मतलब ये है कि लोगों का कहना है कि घुटनों में तकलीफ़ रहती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को घुटनों में दिक्कत रहती है तो आप लोग चढ़ाई बाय रोड ही करें और जब आप उतरते हैं तो सीढ़ियों से उतरेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि सीढ़ियों से उतरने का मतलब ये है कि आप कम समय में जल्दी उतर लेंगे, अपना सफ़र पूरा कर लेंगे। और हम लोगों की बच्ची थोड़ी परेशान कर रही थी, ट्रॉली में बैठे बैठे थक गई थी, तो इसको है ना बाय रोड लेके चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि रास्ते में घोड़े खच्चर चलते हैं जो कि तकलीफ़ दे सकता था। इसलिए हमें सीढ़ियों से थोड़ा सेफ़ लगा और हमने अपनी सफ़र सीढ़ियों से ही पूरा किया। तो आप लोगों को जैसा सूटेबल लगे। तो चलिए अब हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, हमारा यात्रा भी सफल हो चुका है। तो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई हो, थोड़ी भी पसंद आई हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि चढ़ाई के बाद हम लोग कहाँ होटल लिए, कहाँ रुके, उसके बाद हम लोग कहाँ कहाँ घूमने गए। तो आप लोग हमारा वीडियो ज़रूर देखना, आगे आप लोगों को डिटेल देंगे क्योंकि अगला सफ़र हमारा पटनी टॉप का होने वाला है जहाँ आप लोगों को बर्फ़ का सैर करवाएंगे।